जय हिंद मेरे दोस्तों एवं भाइयों, आप सभी के बीच हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने स्टैटिक जीके। और आपका जो रहेगा आपका सिलेबस वह आज यह रहने वाला है कि आपको हम नृत्य पर चर्चा करेंगे और आपको मिसलिनियस प्रश्न पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपको हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का भी देखने के लिए मिलेगा। और यह ज़्यादा लंबा सेशन नहीं, यह आपका अधिक से अधिक 30 मिनट का सेशन होने वाला है और इसमें लगभग हम 200 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलिए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा। मेरी हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, दुनिया के हर कदमों पे आपका सलाम होगा। दुनिया के हर कदमों पे आपका सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है मेरे दोस्त, एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो इसलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। वक्त को अगर गुलाम बनाना है तो अभी आपको सूर्य के तरह तपना पड़ेगा, तभी आप एक दिन जाके आप वक्त को गुलाम बना के सूर्य की तरह चमक सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत सारा प्रश्न जो है वह नया प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग लगातार बने रहिएगा और इजी प्रश्न तो आप पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा लेवल के प्रश्न करेंगे, आप लोग लगातार बनकर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल बताना है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? आपको पता है, आपको बताए हैं कि भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य पूरे भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है और इसका पुराना नाम सदीर था। क्या था? सदीर था, आपको बताए हैं, ठीक है। और भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? याद रखिएगा, कर्नाटक संगीत के लिए। किसके लिए? कर्नाटक। और दक्षिण भारत का जो संगीत कहलाता है वह कर्नाटक संगीत कहलाता है। दक्षिण भारत का संगीत किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत को कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं आपको कर्नाटक संगीत में सबसे फेमस कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में। मोहिनीअट्टम कहाँ? केरल में। कथकली भी कहाँ? केरल में। कुचिपुड़ी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ओडिसी कहाँ? तो उड़ीसा में। सतरिया कहाँ? तो असम में, ठीक है। तो आप ये सब याद रखिएगा। और आपका कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। तो आप ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो गया? तो कर्नाटक संगीत हो गया। समझ में आ गया? यानी दक्षिण का संगीत किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। वहीं लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बाउल कहाँ का है? तो बाउल और जात्रा दोनों पश्चिम बंगाल का है। बाउल और जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। लेकिन लाहो बंगला जो नृत्य है, लाहो बंगला जो नृत्य है वह कहाँ का है? तो याद रखिएगा वह आपका कहाँ का है? मेघालय का। लाहो बंगला कहाँ का है? तो मेघालय का। याद रखिएगा, इन्हें कि बंगला मतलब पश्चिम बंगाल मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो लाहो बंगला कहाँ का है? तो मेघालय का। लेकिन बाउल जात्रा कहाँ का है? गंभीरा सब कहाँ का है? तो मारिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, आप लोग को बता दे कि नृत्य और संगीत के प्रकार में से कथक जो है उसको हम लोग हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत रखते हैं। जैसे अभी आपको बताए भरतनाट्यम को कौन सा संगीत? कर्नाटक संगीत। उसी तरह से कथक जो उत्तर भारत में चलता है इसको हिंदुस्तानी संगीत के नाम से जानते हैं। किस संगीत के नाम से? हिंदुस्तानी संगीत के नाम से। वहीं मोहिनीअट्टम को कर्नाटक संगीत के नाम से। मोहिनीअट्टम को कर्नाटक और भरतनाट्यम को भी कर्नाटक, याद रखिएगा। वहीं आपका जो कथकली है जो केरल में चलता है वह सोपना संगीत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? सोपना संगीत के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। किसको? तो याद रखिएगा कथकली को। वहीं सतरिया को किसके अंतर्गत? तो बौर गीत के अंतर्गत। सतरिया को किसके अंतर्गत? बौर गीत के अंतर्गत। लेकिन आपको दक्षिण का संगीत कर्नाटक संगीत याद रखना पड़ेगा कम से कम। और कर्नाटक संगीत के अंदर में दोनों बड़ा वाला आता है, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम। वहीं कथक किस में आता है? हिंदुस्तानी संगीत। कथक जो उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो खास करके चलता है, याद रखिएगा वह आपका किसके अंतर्गत आता है? याद रखिएगा पूरे हिंदुस्तानी संगीत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ठुमरी संगीत। ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी जो है वह उत्तर भारत के कथक से है। किससे है? कथक। ठुमरी नृत्य का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ठुमरी संगीत जो है वह कथक से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? कथक से संबंध रखता है, याद रखिएगा। और कथक जो है वह हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत आता है। और बिरजू महाराज का संबंध भी किससे था? कथक से था। इसीलिए आपको हम अच्छा प्रश्न करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है,
कि कथकली जो केरल में प्रचलित है यह ललित कला के कितने रूप का संयोजन है। तो देखिएगा कितना मस्त सवाल है। कथकली जो केरल में चलता है यह आपका ललित कला के 5 रूपों का संयोजन है। कथकली कितने रूपों का संयोजन है? 5 रूपों का संयोजन है। याद रखिएगा, आपको ये सब सवाल अक्सर बुक में नहीं मिलेगा, इसीलिए आप याद रखिए। इजी प्रश्न तो अब दुनिया याद कर रही है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेके चलना पड़ेगा भीड़ में अलग होने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मणिपुरी शास्त्र नृत्य के मर्दाना पहलू को किस रूप में जाना जाता है? तो मणिपुरी शास्त्र नृत्य जो है वह मणिपुर में चलता है। ठीक है, मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। आपको हम बताए थे इसमें संबंधित, जब मणिपुरी का हम बात करते होंगे तो आपके माइंड में बात आना चाहिए मणिपुरी यानी मणिपुर। हम इसके संबंधित एक क्वेश्चन बताए थे, राधा और कृष्ण। ठीक है, पिछला सेशन में। तो राधा और कृष्ण का जो जोड़ी कहलाता है वह मणिपुरी में कहलाता है। ठीक है, मणिपुरी शास्त्र नृत्य के अंतर्गत इसे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्र नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? तो चोलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलोम कहते हैं। तो याद रखिएगा, मणिपुरी शास्त्र नृत्य के मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? चोलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? चोलोम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, लावनी किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है? तो लावनी जो है वह महाराष्ट्र का। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तमाशा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मौनी भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। मौनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। लोजिम भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। बहुत फेमस है लोजिम, याद रखिएगा। ऐसे तमाशा और लावनी आपको याद रखना ही पड़ेगा। और तमाशा नृत्य को जो फेमस करने का श्रेय जाता है या उसको विकसित करने का श्रेय जाता है, याद रखिएगा, बंशीधर भट्ट। और सभी प्रकार के शास्त्र नृत्य को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो शंकर देव को। आपका पिछला सेशन में बताएं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल, किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था? तो कथकली। कौन सा? कथकली जो केरल में चलता है, याद रखिएगा। तो कथकली नृत्य शुरू करने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है। ठीक है, एक प्रैक्टिस सत्र किया जाता है सेवाकली नाम का। तो किस नृत्य के पहले? तो कथकली जो केरल में चलता है। कितना मस्त सवाल है, बताइए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि से है? याद रखिएगा, आहार्य अभिनय। कौन सा अभिनय? आहार्य अभिनय। तो किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण और चेहरे के श्रृंगार आदि से है? तो आहार्य अभिनय। कौन सा अभिनय? आहार्य अभिनय। कौन सा अभिनय? आहार्य अभिनय। आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसमें नर्तक जो है रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है और निचला वस्त्र धोती होता है और ऊपरी वस्त्र दावनी के साथ चोली है और उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण है जिन्हें ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको आहार्य अभिनय कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कौन से राज्य के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। याद रखिएगा, गुजरात के सिद्धि की सांस्कृतिक विरासत 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य का एक उत्कृष्ट कला शैली है। और ऐसे देखते हैं तो धमाल जो है वह आपका हिमाचल प्रदेश, पंजाब वगैरह का है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, अगला सवाल, और गुजरात में याद रखिएगा, गुजरात में जो है कि धमाल नृत्य को मसीरा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा नृत्य की 2 परंपराएं हैं जिसमें से पहला संकीर्तन है और दूसरा रास है? तो संकीर्तन और रास जो है वह मणिपुरी नृत्य का है। किसका है? मणिपुरी नृत्य। और आपको इससे पहले बताए कि मणिपुरी नृत्य आपके बारे में बताए कि मणिपुरी नृत्य को के मर्दाना पहलू को क्या कहते हैं? चोलोम कहते हैं। और मणिपुरी में आपका राधा और कृष्ण की जोड़ी को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप बताना, नटवरी नृत्य किस नृत्य शैली से है? तो नटवरी नृत्य जो है वह कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक से। नटवरी नृत्य किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, जो उत्तर भारत में चलता है। आगे बढ़ते हैं। और नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। नटवरी नृत्य को कृष्ण के नृत्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन राधा और कृष्ण मणिपुरी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस नृत्य का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य?
किस नृत्य का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य? तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम। किसका है? मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यानी जादूगर ने आपका मोह जो है मन को मोह लेता है। जादूगर जो रहता है या जादूगरनी जो रहता है वह मन को क्या करता है? मोह लेता है। जहाँ पर आप जादू देखने जाते होंगे वह जो है कि आपका मन को क्या करता है? मोह लेता है। तो याद रखिएगा मन को मोह रहा है यानी मोहिनी अट्टम। अब कौन? तो जादूगरनी यानी जादूगरनी के नृत्य के नाम से किसको जानते हैं? तो मोहिनी अट्टम को। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और मोहिनी अट्टम को याद रखिएगा भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु का अवतार किसे कहा जाता है? तो मोहिनी अट्टम को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप लोग को बताना है दंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दीपावली के के दौरान का प्रदर्शन करती है घुसाड़ी। तो याद रखिएगा दंडारी नृत्य हो गया, कोलम हो गया और राज हो गया, यह गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है जो कि दीपावली के अवसर पर मनाया जाता है, याद रखिएगा। और दीपावली त्योहार को जो है कि शोक त्योहार के नाम से कौन सी जनजाति जो मनाती है आप लोग को पता है? तो दीपावली को शोक त्योहार के नाम से जो मनाती है आप लोग को इसका कमेंट में दीजिएगा इसका जवाब, क्योंकि इसका यह क्वेश्चन लूसेंट में भी दिया है। तो आप लोग लूसेंट भी करवाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार एसएससी सबका एग्जाम का डेट आने दीजिए, आपको हवा में जो है कि आपका क्वेश्चन होगा लूसेंट का, ठीक है? आप टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन ये अभी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं समय रहते हुए आप, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि लूसेंट स्पीडी सब पढ़ता है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लेना पड़ेगा। अभी जितना सवाल बताए ना आपको सब नया नया सवाल लगा होगा, यह सब सवाल से आपको अवगत होना पड़ेगा क्योंकि यह ओरिजिनल क्वेश्चन है एग्जाम का आया हुआ एसएससी का। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। पाइका नृत्य आम तौर पर झारखंड में मनाया जाता है, आप लोग को पता है, लेकिन कौन सी जनजाति के द्वारा? तो मुंडा जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मुंडा जनजाति के द्वारा पाइका नृत्य झारखंड में मनाया जाता है और इसी के अवसर पर जो है कि धार्मिक जुलूस का आयोजन भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और याद रखिएगा पाइका नृत्य जो है यह युद्ध कला का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? युद्ध कला का प्रतीक है पाइका नृत्य, याद रखिएगा। वहीं झारखंड में आपका फगुआ नाच हो गया, मुंडा नृत्य हो गया, सोहराई हो गया, सहरुल हो गया, ये सब कहाँ का है? झारखंड का। आगे बढ़ते हैं गौर मारिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? याद रखिएगा गौर मारिया छत्तीसगढ़। गौर मारिया छत्तीसगढ़। गौर मारिया छत्तीसगढ़। गोड़ मारिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़। गोड़ मारिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़। आपको हम कुछ जुगाड़ देते हैं, याद हो जाएगा। जैसे कोई अगर गोरी लड़की रहती है, कैसी रहती है? गोरी लड़की रहती है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारे लड़का को का नज़र रहता है उस पर, रहता है कि नहीं रहता है? तो सिर्फ आप याद रखिएगा इसको ट्रिक के माध्यम से। तो जब कोई गोड़ मारिया यानी गोरी लड़की मार देती है बहुत सारे लड़के को, ठीक है? गोरी लड़की जो है बहुत सारे लड़के को क्या करता है? मार देती है, यानी गोर मारिया। तब जब मारती है, कब मारती है? जब उसके बीच 36 का आंकड़ा हो जाता है। किसका आंकड़ा? 36। यानी जब लड़की को वो अपने कैप्चर में करने का कोशिश करता है और लड़की जब नहीं जाती है उसके कैप्चर में, तो लड़का और लड़की के बीच 36 का आंकड़ा हो जाता है। यानी गोर कैसा लड़की? यानी गोर लड़की। गोर यानी गोरा लड़की या गोरी लड़की। तो गोर मारिया, गोर मारिया, गोर मारिया 36 का आंकड़ा, छत्तीसगढ़। गोर मारिया बहुत सारे भोजपुरी में जो है कि गोर मारिया या फिर गोर शब्द का भी प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा गोर मारिया छत्तीसगढ़। गोर मारिया छत्तीसगढ़, याद हो जाएगा, एकदम कंफर्म हो गया, आपको याद हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप लोग को बताना है पंडवानी कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का एकल लोक नृत्य है। पंडवानी जो है वो आपका कहाँ का है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का। यह एकल लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य है? एकल लोक नृत्य है। आप तीजन बाई का नाम सुने होंगे। तीजन बाई का संबंध छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोक कला से ही है, याद रखिएगा, जो एकल लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल आप लोग बताइएगा लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो लेबांग बुमानी नृत्य जो है वह त्रिपुरा का है। कहाँ का? त्रिपुरा। आपको हम पिछला दिन याद करवाते हैं। त्रिपुरा को जब बांग्लादेश तीनों तरफ से कोका रहा था तो ममता बढ़ गया था या ममता आ गया था, यानी ममिता भी कहाँ का है? तो त्रिपुरा का। ममिता भी कहाँ का था? त्रिपुरा का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं महरी नृत्य और गोटीपोआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से।
किस राज्य से है? उड़ीसा से। तो याद रखिएगा महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से। आपको बताए थे उड़ीसा के अंदर में ओडिसी एक शास्त्र नृत्य चलता है, उसका पुराना नाम जो था गोटीपुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में किस नाम का देवदासी नर्तकियों के द्वारा किया जाता है? तो महरी नाम का देवदासी। कौन सा? महरी नाम का देवदासी। याद रखेगा जगन्नाथ मंदिर जो उड़ीसा में है। चलिए हम लोग कुछ अब सवाल करते हैं मिसलिनियस, जो कि आपका विविध में आपको बहुत कम क्वेश्चन सुनने के लिए मिला होगा, लेकिन एक दो प्रश्न यहाँ से एग्जाम में आ जाता है तो आदमी यह क्वेश्चन नहीं बना पाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? शून्य होता है। जब कुल उत्पादन एक स्थान पर अपना ब्रेक हो जाता है तो सीमांत उत्पादन जो है वह शून्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, दीपक पारेख समिति का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा दो प्रकार का दीपक वाला समिति बना है, दो प्रकार का दीपक वाला समिति बना है। एक है दीपक पारेख समिति, एक है दीपक मोहंती समिति। तो याद रखिएगा दीपक दीपक करके आएगा तो दोनों वित्तीय मारिएगा, वित्त संरचना से है। किससे है? वित्त संरचना से है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक समिति आता है ऊषा थोराट समिति। ऊषा थोराट समिति का संबंध जो है वह गांवों में वित्तीय सेवा प्रदान करने से है। ठीक है, गांवों में वित्तीय सेवा प्रदान करने से कौन सी समिति है? तो ऊषा थोराट समिति। लेकिन दीपक मोहंती आए या दीपक पारेख समिति आए, दोनों के लिए मारेंगे वित्त, वित्त करके जिसमें रहेगा वही आंसर मारेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, और वित्त आयोग का स्थापना पहली बार 1951 में। थोड़ा इजी बता देते हैं माइंड थोड़ा हल्का करने के लिए। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग का स्थापना पहली बार 1951 में किया गया था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और वित्त आयोग का स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत कुल 5 सदस्यों को मिलाकर किया जाता है। और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कौन बने हैं? तो याद रखिएगा 16वें नंबर के बने हैं अरविंद पनगड़िया। वहीं इससे पहले 15वें नंबर के कौन थे? एन.के. सिंह थे। और पहले नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी। और पहले वित्त आयोग के उपाध्यक्ष के थे तो संथानम थे। कौन थे? संथानम। और वही संथानम दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए। समझ में आ गया? और तीसरा का चंदा था। तीसरा का कौन था? तो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष चंदा थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो जब आदमी हंसता है, जब देखते होंगे, जब दो चार गो हम कॉमेडी करते होंगे, जब अभी आदमी हंसने लगता है तो वह संतुलित नहीं असंतुलित हो जाता है, यानी कि इधर गिर जाता है, कभी कभी इधर गिर जाता है, पूरा हंसता है लुटपुट होके। तो याद रखिएगा कि असंतुलित आदमी कब होता है? जब वह हंसता है, यानी हर्षमैन। याद रखेगा, असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? हर्षमैन। और संतुलित विकास का सिद्धांत जो दिया है, याद रखेगा, दादाभाई नौरोजी ने। किसने दिया है? दादाभाई नौरोजी। और विकास का सिद्धांत भी किसने दिया है? तो दादाभाई नौरोजी ने दिया है। याद रखेगा। वहीं प्रबल धक्का सिद्धांत किसने दिया है? तो धक्का। आपको पता है धक्का गाड़ी से कहां पर लगता है? रोड पे लगता है। कहां पे लगता है? रोड पे। तो याद रखेगा प्रबल धक्का सिद्धांत जो दिया है वह रोडा दिया है। कौन दिया है? रोडा। बस इतना सा जुगाड़ याद रखेगा, प्रबल धक्का सिद्धांत रोडा, और असंतुलित विकास का सिद्धांत हर्षमैन। क्योंकि असंतुलित होता है कब? तो हंसने के बाद। समझ में आ गया? देखिएगा एक एक क्वेश्चन अगर आप याद रखते हैं तो बहुत आपके पास कंटेंट बन जाएगा एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए। और इजी क्वेश्चन तो आप लोग आराम से पढ़ ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यह जो सेशन है यह आपको टॉप मोस्ट लेवल का सेशन है। इसमें आपको सीजीएल हो, बीआरएसआई हो या एनटीपीसी हो, इस या आरपीएफ एसआई हो, इस लेवल के जो है कि हम प्रश्नों को यहाँ पर कर रहे हैं। और आप इसको बिहार पुलिस में भी ले सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा लेवल का हम प्रश्न रखेंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट जो है वह केंद्र सांख्यिकी संगठन जारी करती है, या जिसको हम लोग सीएसओ कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएसओ। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाते हैं। याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के। और पीसी महालनोबिस के द्वारा ही 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और पीसी महालनोबिस के नाम पर ही याद रखिएगा कि दूसरी
पंचवर्ष योजना का जो है कि आधार रखा गया था। दूसरी पंचवर्ष योजना का जो मॉडल था वह पीसी महालनोबिस था और पहला जो था वह हैराट डोमर मॉडल था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? तो गॉडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार जनसंख्या को दिया गया है। और जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस ने। जनसंख्या जो वृद्धि हो रहा है जीपी के तहत हो रहा है, यानी गुणनखंड के माध्यम से बढ़ रहा है एक दूसरे के से, तो याद रखिएगा जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस। या फिर माल्थस का नियम किससे संबंधित है? तो जनसंख्या वृद्धि से। किससे संबंधित से? जनसंख्या। और जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो रघुराम राजन समिति का संबंध जो है वह आर्थिक क्षेत्र के विकास से है या आर्थिक क्षेत्र के सुधार से। आपको पता है रघुराम राजन जो थे वह भारत के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको लोग कि रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमिकल सेक्टर से है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है आप लोग को व्यय प्रबंध आयोग, व्यय प्रबंध आयोग यानी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमल जलान। कौन थे? बिमल जलान। याद रखिएगा व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिमल जलान। कौन थे? बिमल जलान। बहुत बड़े इकोनॉमिस्टियन है भारत के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि इंडियाज इकोनॉमी पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक का रचना किसने किया है? तो चरण सिंह ने किया है। किसने किया है? चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह आप लोग सुने होंगे, चौधरी चरण सिंह का जो आपका जो प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा कि वह कभी भी आपको जो है कि लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, यानी कि चौधरी चरण सिंह ने अपना कभी भी चरण नहीं रखे लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मराकेश संधि किससे संबंधित है? तो मराकेश संधि जो संबंधित है वह दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से है। आपको पता है कि जो व्यक्ति दृष्टिबाधित है यानी कि जिनको दृष्टि नहीं है, यानी जिनको दिखता नहीं है, दृष्टिबाधित का मतलब होता है अंधा व्यक्ति, ब्लाइंड व्यक्ति। तो समझिएगा, तो इसका मतलब जो व्यक्ति आंख से अंधा हो जाएगा लगभग वह जो है कि आदमी लोग समझ लेता है कि वह मरा हुआ है। कैसा है? मरा हुआ। तो मराकेश संधि का संबंध जो है वह दृष्टिबाधित लोगों के शिक्षा से है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है एक इजी क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, लेकिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सैम फैक्स योजना किस राज्य के द्वारा लागू किया गया था? तो सैम फैक्स योजना जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो गुरनार मिल्टन ने। किसने दिया था? गुरनार मिल्टन ने दिया था। याद रखिएगा रोलिंग प्लान जिसको हम लोग अनवरत योजना भी कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा वह पिछड़े देशों के लिए दिया था। किसके लिए दिया था? पिछड़े देशों के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत का प्रतिपादन किस महापुरुष ने किया था? महात्मा गांधी ने। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यायशीता सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यायशीता सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था? आईटीसी के द्वारा। किसके द्वारा? आईटीसी के द्वारा, जो कृषि से संबंधित है। याद रखिएगा ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र आईटीसी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। ये सब सवाल आपको थोड़ा सा हट के है, जो आपको कभी नहीं सुने होंगे। आप मेहनत कीजिए, आप आगे निकलिएगा। इजी क्वेश्चन अभी हम करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लगातार बनकर रहिएगा। यह सवाल जो सेशन रहेगा मेरा आज के बाद बता देते हैं, थोड़ा सा लेवल में सेशन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक प्रश्न रहेगा जो आप कभी नहीं सुने होंगे और डायरेक्ट एग्जाम में आता है। वैसे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। ज़्यादा नहीं, हम सेशन यह जो रखेंगे 25 से 30 मिनट का सेशन रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बीएस मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीएस मिन्हास है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल है, राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी का स्थापना कब किया गया? तो राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी का स्थापना 1982 में। राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी का स्थापना कब हुआ है? 1982 में। और नाबार्ड का स्थापना भी कब हुआ है? 1982 में। और एक्जिम बैंक का स्थापना या भारत आयात निर्यात बैंक का स्थापना भी कब हुआ है? 1982 में। आगे बढ़ते हैं। लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान प्रक्रिया है जो कि अनुच्छेद 113 के तहत होती है। समझ में आ गया? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल बताइएगा कि पूर्वी व्यापार पर, यानी कि भारत के अंदर में पूर्वी व्यापार क्षेत्र का मतलब हो गया आपका पश्चिम बंगाल का एरिया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर में याद रखिएगा अंग्रेजों के अधिकारों को पुर्तगालियों ने कब स्वीकार किया? तो 1654 में। कब स्वीकार किया था? 1654 में स्वीकार किया था। याद रखिएगा 1654 में स्वीकार किया था। यानी आपको पता है कि पहले पुर्तगाली आए थे, कंपनी का स्थापना किए। उसके कुछ दिन के बाद जब अंग्रेज यहाँ पर कंपनी का स्थापना किए तो अंग्रेज थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावकारी थे, तो अंग्रेज की अधीनता स्वीकार ली पुर्तगाली ने 1654 में। कब स्वीकारी? 1654 में। आप लोग को हम बता चुके हैं कि पहले पुर्तगाली गवर्नर 1505 में आया था। कौन आया था? अल्मेडा। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर 1509 में आया था। कौन आया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क आया था। और तीसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन हुआ था? तो नीनो द कुना हुआ था। और चौथा कौन हुआ था? अल्फांसो द सूजा। आपको ट्रिक भी दिए थे। कुना में क्या हो गया है? तो सूजन हो गया, यानी कि तीसरा कुना हो गया, चौथा सूजन हो गया। अब पहला आपका अल्मेडा हो गया, दूसरा आपका अल्बुकर्क हो गया। लगातार रहिएगा तो आपको यूनिक सब क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो फिर आप कहीं भी आप पढ़ाई कीजिए, खुद का मेहनत आपको करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। किस बंगाल के नवाब ने कहा था यूरोपीय लोग मधुमक्खियों की तरह है, यदि इन्हें छेड़ा गया तो काट लेगी, यदि ना छेड़ा जाए तो हमें शहद खिलाएगी या देगी। तो वह अलीवर्दी का कथन था। किसका कथन था? अलीवर्दी खां का कथन था। याद रखिएगा कि अंग्रेज को अगर छेड़ेगा तो वह छोड़ेगा नहीं, और नहीं छेड़ेगा तो वह शहद भी खिलाएगा। तो याद रखिएगा किसका कथन था? तो अलीवर्दी खां का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, डचों का मुख्य लक्ष्य क्या था भारत में आने का? तो डचों का सबसे मुख्य लक्ष्य था दक्षिण पूर्व एशिया के टापुओं से व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। और डच ही हुए हैं भारत में पहले जो आपके मसाला के व्यापार के साथ साथ कपड़ा या सूती वस्त्र का व्यापार भी शुरू किया था डच ने। याद रखिएगा। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ है। कब हुआ है? 1602 में हुआ है। याद रखिएगा। यानी कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498 में, अंग्रेजी का 1600 में, और डच का 1602 में, डेनिश का 1616 में, फ्रांसीसी का 1664 में, और स्वीडिश का 1731 में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है और याद रखिएगा भारत के अंदर में अगर पूछेगा बिहार में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी ने अपना कंपनी खोला था? तो याद रखिएगा डच ने 1632 में। डच ने ही बिहार में पहला फैक्ट्री 1632 में लगाया था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सूरत में डचों को काफ़ी नील मिलती थी और यह तैयार कहाँ की जाती थी? तो मध्य भारत तथा सुमात्रा द्वीप में। मध्य भारत तथा सुमात्रा द्वीप में। याद रखिएगा आपको सूरत में डचों को काफ़ी नील मिलती थी, यह तैयार कहाँ की जाती थी? तो मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश में, और सुमात्रा द्वीप जो आपका इंडोनेशिया के पास है। आगे बढ़ते हैं। डच व्यापार के विस्तार का समय क्या था? तो डच का जो विस्तार हुआ है भारत के अंदर में वह 1630 से लेके 1665 के बीच हुआ है। याद रखिएगा। और डचों का अंतिम रूप से जो सफाया हुआ है भारत के अंदर में कौन से युद्ध से? तो वेदरा के युद्ध से हुआ है। किस युद्ध से? वेदरा का युद्ध से। आगे बढ़ते हैं। डच कंपनी का व्यापार किस नीति पर आधारित था? आपको हम ज़्यादा कहानी की तरह नहीं समझाएंगे, लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में डायरेक्ट हुबहू आ जाता है, वैसे प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा डचों ने, डच कंपनी का जो व्यापार नीति था वह किस पर आधारित था? वह सहकारिता पर। किस पर नीति था? सहकारिता पर आधारित था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
1690 में पुलिकट के स्थान पर डच गवर्नर का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नागपट्टनम। कहाँ बनाया गया? नागपट्टनम। आगे बढ़ते हैं। डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के कहाँ डाले थे? तो डचों ने जो अपने स्वर्ण सिक्के डाले थे वह पुलिकट उड़ीसा में। पुलिकट तट कहाँ में है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में। कहाँ में है? उड़ीसा में। लेकिन कालीकट तट कहाँ है? कालीकट केरल में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डचों ने जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, डचों ने जकार्ता को जीतकर किस नगर को बसाया था? बटाविया को। जकार्ता का नया नाम क्या था? पहले नाम क्या था? बटाविया। क्या नाम था? बटाविया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने 1663 में स्थापित किया? चिनसुरा में। कहाँ में? चिनसुरा में। आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने प्रारंभ किया था? तो डचों ने। किसने प्रारंभ किया था? डचों ने। याद रखिएगा संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय कंपनी ने भारत के साथ? तो डचों ने। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत में प्रथम डच फैक्ट्री का स्थापना किया था? तो याद रखिएगा बादर हेग ने। भारत में सबसे पहले डच फैक्ट्री का स्थापना मसूलीपट्टनम में किया गया था। किस गवर्नर के द्वारा? तो याद रखिएगा बादर हेग ने। किसके द्वारा? बादर हेग ने किया था। वहीं भारत में प्रथम पुर्तगाली कंपनी किसने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा वास्को डी गामा ने। आगे बढ़ते हैं। सुमात्रा यह किस द्वीप पर पहुंचने वाले पहले डच नागरिक बने थे? कार्नेलियन हाउटमैन। तो याद रखिएगा सुमात्रा के अलावा वह बेंटन द्वीप पर पहुंचे थे। किस द्वीप पर? बेंटम द्वीप पर। आगे बढ़ते हैं। डच कंपनी का मूल नाम क्या था? तो डच कंपनी का मूल नाम था डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है। भारत में प्रथम प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगालियों ने। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। अरबों को पूर्वी व्यापार से हटाना। आगे बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आप लोग दो क्वेश्चन यहां पर याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंदर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब गठन हो रहा था तो उस समय मुगल बादशाह कौन था? उस समय अकबर था। कौन था? अकबर। क्योंकि अकबर का जो कार्यकाल है वह 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। 1605 तक रहा है, 1556 से लेकर। समझ में आ गया? तो इसी बीच में याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय बादशाह कौन था? अकबर था। लेकिन गठन के बाद भारत में जो सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया वो जहांगीर के काल में। किसके काल में? जहांगीर के काल में। याद रखेगा 1613 में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था क्या था? तो कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था जो था वह समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने वाला कानून था। आप लोग को हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉलिटी का सवाल ले लेते हैं, तो आप लोग रहिएगा इसी तरह लगातार बनकर, आपको बहुत फायदा करेगा। और आगे अब हम आपको सिलेबस भी दे दिया करेंगे, और सिलेबस दे के जब पूछेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा याद होगा। तो आप लोग बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। तो आपको पता है कि जब संयुक्त अधिवेशन होता है एक अनुच्छेद 108 के तहत, तो राष्ट्रपति सिर्फ उसको बुला देते हैं, लेकिन उसको अध्यक्षता करने का काम कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 250 और 249 दोनों एक बार में याद रखिएगा। राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है राज्यसभा 249 के तहत, लेकिन इसी में अगर आपातकाल जोड़ देंगे, आपातकाल के समय अगर किसी राज्य में कानून का आवश्यकता हो गया तो बनाएगा राज्यसभा, तो अनुच्छेद 250 के तहत। अनुच्छेद 250 यानी आपातकाल जुटेगा तो 250 लग जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा अंतर्राज्य परिषद का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 263 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। और भारत में पहली बार अंतर्राज्य परिषद का गठन याद रखिएगा 1 जून 1990 को हुआ है। कब हुआ है? 1 जून 1990 को हुआ है। और अंतर्राज्य परिषद का याद रखिएगा बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार? 3 बार। कितनी बार?
3 बार याद रखिएगा। कितना बार? 3 बार याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग इसे जो है कि बार बार रिवीजन कीजिएगा, जितना वीडियो प्लेलिस्ट में है आप उसको बार बार रिकॉल कीजिएगा और आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो चलिए आज के हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।